Let us begin the chapter number 11, Biotechnology, Principles and Processes. तो बायोटेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी बायो एंड टेक्नोलॉजी ये दो डिफरेंट एरिया है। तो यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप यूज ऑफ दिस टू डेवलप दिस यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस प्रोडक्ट्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी में बी अ प्रोसेस। टेक्नोलॉजी को ही हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। तो दिस इज प्रोसेस। तो यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, वाई? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम हमेशा ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर को ही सोच करके टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बायोलॉजी का यूज करेंगे टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे दैट मस्ट बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इफ यू आर डेवलपिंग technologies and products with the help of biology, then it is called biotechnology. And this is very vast area of research. यहाँ पर रिसर्च के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन दिस फील्ड, दिस इज वेरी गुड एरिया वेयर यू कैन go for your career and you can aspire for it. तो सिंपल सी चीजें कि यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स and that products must be useful for the human beings. It must be for the welfare of human beings. Then it is called biotechnology. But European Federation of Biotechnology, EFB, has defined the biotechnology in a different way. देखिए पूरा का पूरा एकदम एक समराइज्ड फॉर्म है, बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। देखिए क्या है इंटीग्रेशन। इट डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी एज it says that this is the integration of natural sciences, natural science nothing but biology, and in this natural science यहाँ पर बायोलॉजी के साथ हम केमिस्ट्री भी यूज करेंगे। केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ नेचुरल साइंस। ठीक है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब भी नेचुरल साइंस है, इवन मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो दीज आर द नेचुरल साइंस। तो ऑल sciences should be integrated, and along with this organisms, we can use organisms, we can involve organisms, cells and parts thereof। उससे सेल नहीं लिए तो सेल का कोई पार्ट्स। ठीक है, एंड मॉलिकुलर एनालॉग मीन्स लाइक डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल दीज मॉलिकुलर एनालॉग्स, और डीएनए स्ट्रैंड। तो दिस थिंग्स एंजाइम्स, तो दीज आर द मॉलिकुलर एनालॉग्स। तो ये सब चीजों का इंटीग्रेशन है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, parts thereof, तो parts of the cells and molecular analog. Why? For developing the products and services. Services means processes, technology. तो टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलप होता है तो टेक्नोलॉजी एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ह्यूमन पीपल को। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर। आप ये सारे लिखने के बाद फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो दिस डेफिनेशन शुड नॉट बी चेंज। दिस यू हैव टू लर्न एज इट इज। जैसे लिखा है एकदम एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ ईएफबी should be this one. So this is a particular definition of biotechnology by EFB, European Federation of Biotechnology. And the term biotechnology first given by Carl Erecki in 1999. That is why it is also known as father of biotechnology. लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अलग नाम मिलता है, तो डोंट गो फॉर दैट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Is it clear? Let us do an example. आप कोई सोच रहे होगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया गया होगा ये। सपोज हैव यू सीन फायरफ्लाई?
फायरफ्लाई देखे हो रात में ना, ये इट 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 प्रोड्यूसेस लाइट, इट स्पार्कल्स, चमकता है ना, इट प्रोड्यूसेस लाइट, इट प्रोड्यूसेस लाइट। लेकिन आपको पता है हाउ डज इट प्रोड्यूसेस? इट इट इज बायोल्यूमिनेसेंट, है ना, बायोल्यूमिनेसेंट। तो इट प्रोड्यूसेस बायोल्यूमिनेंस। तो बायोल्यूमिनेंस बायो वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग लाइट। अगर कोई लुमिनेसेंट ऑब्जेक्ट है जैसे बल्ब, तो इट प्रोड्यूस लाइट, लेकिन वो बायोलॉजी का पार्ट नहीं होगा क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म है एंड इट प्रोड्यूसेस लाइट, तो इट शोज बायो luminescence. So this bioluminescence, how does it get produced? Why this so? How does it produce light? तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जीन होगा, उस जीन की वजह से कुछ ऐसा बनता होगा इसकी बॉडी में, ऐसा प्रोटीन या ऐसा एंजाइम बनता होगा, ठीक है, उस एंजाइम की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करता है। एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसा ही होगा ना, होगा या नहीं होगा? अब इसके बॉडी के अंदर पता है एक प्रोटीन बनता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड, उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन, ठीक है। तो दिस ल्यूसीफेरिन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एंजाइम, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, सॉरी, प्रोड्यूस्ड बाय अ जीन, कोई एक जीन से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और बाय अ जीन। अब ये जीन क्या बनाता है? एक ये जो जीन है दैट फॉर्म्स luciferase enzyme, and due to formation of this luciferase enzyme, this luciferin is produced, ठीक है। और when luciferin is produced, it produces light, it gives light। तो अब बता दीजिए, अगर ये जीन जो luciferase enzyme बनाता है, ठीक है, मतलब आफ्टर इट गेट्स एक्सप्रेस्ड, आफ्टर एक्सप्रेशन इफ इट फॉर्म्स, मतलब कोई जीन एक्सप्रेस होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, देन ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद ये एंजाइम बनेगा ना, और ये एंजाइम बनने के बाद वो एक्सप्रेस हुआ, एक्सप्रेस बन होकर के एंजाइम प्रोड्यूस किया। अगर ये एंजाइम अगर मैं भी बना लूं अपने बॉडी में, तो आई कैन ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट और नॉट? Yes or no? Yes. We can also produce lights in darkness during night time, ठीक है, in dark। तो हम लोग भी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को तो कुछ लोगों ने सोचा कि अरे अगर इसको हम प्लांट में डाल दें, इस जीन को, ये आपका है डिजायर्ड जीन, आपको ये जीन चाहिए, तो ये जीन को आपने आइसोलेट कर लिया, किससे? इस फायरफ्लाई के सेल से, न्यूक्लियस से बाहर निकाल लिया, और ये जीन आइसोलेट कर लिया एकदम एग्जैक्टली, बिकॉज वी कैन स्टडी ईच एंड एवरी जीन। तो अब चूंकि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हमको पता है कि हर जीन को कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं, तो सीक्वेंसिंग करके वो पर्टिकुलर जीन को फाइंड आउट कर लिया, और उस जीन को क्या किया? आइसोलेट किया। जीन मतलब उस डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करके अब इस जीन को कहाँ डाल दिया? प्लांट्स के सेल में इंट्रोड्यूस किया। नाउ दिस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड, this gene is introduced into plant cells। अब ये प्लांट सेल्स में डाला, ठीक है, प्लांट सेल्स। अब इस प्लांट सेल में आप ये जानते हैं कौन से प्लांट सेल्स में? जो रोड के किनारे जो प्लांट लगाए गए होते हैं ना, रोड के अलोंग साइड द रोड्स, तो इस प्लांट सेल में लगा दिया गया। अब ये प्लांट सेल भी क्या करने लगा?
it can also started to produce luciferase enzyme, और it also started to produces luciferin. अब ये भी अंदर में ल्यूसीफेरिन बनाना शुरू कर दिया। अब जब ल्यूसीफेरिन जब ये बनेगा तो डार्क टाइम में, मतलब अंधेरे में, दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइट। अब बताइए, इससे ह्यूमन बीइंग को कोई फायदा हुआ? क्या हुआ? यस, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया ना, एनर्जी वी हैव कंजर्व्ड एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, रात में आपको जरूरत नहीं है ट्रैफिक लाइट यहाँ डालने के लिए, बहुत सारे पोल्स एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हर प्लांट खुद ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो रोड होगा आपका जगमगाता रहेगा रात भर, और दिन में वो लाइट। नहीं देखे हैं, लेकिन आप जापान चले जाइए, ठीक है, चाइना चले जाइए, तो कहीं कहीं पर आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगा। नहीं, यहाँ की दिस इज वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव है। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ना, दैट इज एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने की वजह से इट इज नॉट वेरी मच इन यूज, ठीक है। बट दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का, मतलब यही टेक्नोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं है? जो आपको अच्छा लगे कि हाँ दिस जीन मस्ट बी इन समवन आल्सो, तो उस जीन को फाइंड, आप आइसोलेट कीजिए, उसको निकाल करके और दूसरे उस होस्ट बॉडी में डाल दीजिए। होस्ट बॉडी भी उसी की तरह बिहेव कर देगा। हाँ, क्यों नहीं डाल सकते हो? फायदा क्या होगा? रात में कहीं जाओगे तो लाइट, खुद ब खुद लाइट निकलेगा। सोचो आदमी कैसा दिखेगा जब वो पूरा चमकना शुरू कर देगा तो। Imagine how does a human being looks if it produces light? बल्ब की तरह चलता है, जहां जहां जाएगा ऐसा लगेगा बल्ब घूम रहा है, सब तरफ ट्यूबलाइट घूम रहे हैं, है ना? तो कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। तो हम जो भी है, इसमें क्या यूज किया हमने? टेक्नोलॉजी, इसमें बायोलॉजी को यूज किया टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एंड टू गेट अ प्रोडक्ट। और कुछ जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट आप जो आप इंसुलिन जो अभी आप इंजेक्शन लेते हैं, दैट इंसुलिन वाज नॉट अर्लियर इन दिस फॉर्म, तो इट वाज वेरी कॉस्टली आल्सो। और पहले क्या, पिग से वो इंसुलिन को आइसोलेट करके उसको बना करके फिर लोगों में देते थे, तो वो रिजेक्शन हो जाता था, मतलब वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं था। अभी क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सकते हैं इनुलिन के नाम से, और अब ये सब पढ़ेंगे सारे सब। तो ह्यूमन ह्यूमन जीन ही निकाल लिया, ह्यूमन से जीन निकाला जो आइसोलेट, जिससे इंसुलिन बनता था, उस चेन को, उस पॉलीपेप्टाइड चेन, इंसुलिन इंसुलिन का प्रोटीन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको निकाला, ये जो जीन इंसुलिन बनाता था उस जीन को आइसोलेट कर दिया गया और उसको डेवलप किया गया, और डेवलप करके उसको एक इंसुलिन के फॉर्म में बना दिया गया, हार्मोन के फॉर्म में, और क्या चीज में, इंजेक्शन के फॉर्म में इसको रख दिया गया। जब किसी को इंसुलिन की कमी होती है, ये इंजेक्शन उसमें डाल देते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। हम पढ़ेंगे कैसे इसको डेवलप किया। तो दिस इज द प्रोडक्ट, तो दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज प्रोसेस एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी में यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इज इट क्लियर? इसका डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? आप डेफिनेशन बिना देखे भी लिख सकते हो। अगर ईएफबी के अकॉर्डिंग नहीं आता है इन जनरल टर्म, तो आप डेफिनेशन इसको इजीली डेराइव कर सकते हो। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? द यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप technologies or processes or services and products for the welfare of human being by using what? Organisms, cells, parts thereof, or molecular analog, ऐसा कह सकते हैं। नाउ
अब कोई पूछे कि इस बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, विच प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व, तो हियर ओनली टू कोर टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें दो कोर टेक्निक है। वेरी फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब बताइए इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? कोई अगर इंजीनियर है तो उसका काम क्या होता है? इंजीनियर्स जो हमें यस क्रिएट करना, और इंजीनियर्स का काम होता है इंजीनियर वर्क्स विद टूल्स। उसके पास टूल्स होता है, उस टूल्स के साथ वो काम करता है, मतलब औजार के साथ काम करता है इंजीनियर से। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर से, तो दैट दोज पीपल वर्क विथ टूल्स। तो यहाँ भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि इंजीनियरिंग विथ जीन्स, हम इंजीनियरिंग का काम ही करेंगे बट विथ जीन्स। जीन्स को ही हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से उसको चेंज करेंगे, तोड़ के, काट के, छांट के, जोड़कर, जैसे भी। तो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करके हम डेवलप करेंगे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को, डिजायर्ड सर्विसेज को, isn't it? तो यही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए और आरएनए इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के डीएनए और आरएनए को डायरेक्ट मैनिपुलेट करेंगे। इसमें मेन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स। और क्या कि मान लीजिए जैसे भी कहा कि प्लांट को हम चाहते हैं कि वो भी लाइट प्रोड्यूस करे, तो उसमें न्यू जीन्स कहाँ से लिया? फायर फ्लाई से लिया, जो ल्यूसीफेरन प्रोड्यूस करता था। दैट जीन वाज इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट्स। तो और न्यू जीन को हम ट्रांसफर करते हैं टू अ होस्ट बॉडी, न्यू होस्ट, टू इम्प्रूव द फंक्शंस और ट्रेड्स, उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसका कैरेक्टर बदलने के लिए, ठीक है, तो उसके ट्रेड्स चेंज करने के लिए। तो इसमें यही काम है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए, अगर है तो वो जीन ही है, मतलब जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हियर, इट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। इसमें हम जीन क्लोनिंग करते हैं, उसी का सेवरल जीन्स बना करके दूसरे बॉडी में डाल दिया। एक चीज और है, इसमें हम जो मेन टेक्नोलॉजी जो इसमें होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो होता है डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट 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 डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें जो हम मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा। अब ये क्या है, अभी तुरंत बताऊंगा मैं। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। मेन मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है टू डेवलप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों सेम ही है। उसके बाद दूसरा जो कोर टेक्निक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस इन द ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, स्टेराइल का मतलब होता है कि इट हैज टू बी प्रिवेंटेड। स्टेराइल का मतलब होता है इट हैज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटामिनेशन। प्रिवेंटेड हैज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब जानते ही होंगे, अभी तो इतना कोरोना वायरस का समय है तो सब जगह कंटामिनेशन वर्ड यूज हो रहा है। तो कंटामिनेशन से उसको बचाना है। मान लीजिए किसी लेबोरेटरी में आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, इस जगह पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें आकर के कुछ मिक्स ना हो जाए। अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आकर मिक्स हो जाएगा तो ये कंटामिनेट हो जाएगा कि नहीं, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल पाएगा। अगर कोई चीज आकर मिलता है तो वो कंटामिनेट हो जाएगा ना, नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर कोई माइक्रोब्स, अगर मान लीजिए आप यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और यहाँ मान लीजिए कोई दूसरा बैक्टीरिया भी आ जाए, एयर से अगर ये ओपन है पूरा, तो ये अगर क्लोज है तो इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर ये ओपन है तो क्या होगा? अगर ये पूरा ओपन है तो कोई भी एयर से कोई बहुत सारे जर्म्स है, माइक्रोब्स तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे हैं,
तो कोई भी आके मिक्सअप हो जाएगा। अगर मिक्सअप हो जाएगा तो ये कंटामिनेट हो जाएगा, और कंटामिनेट होगा तो यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो फॉर दिस आपको ये जो सिचुएशन ऐसा ना आए, तो स्टेराइल इन्वायरमेंट, स्टेराइल का मतलब होता है कि एकदम इसको दूसरे से एकदम अलग रखना है, एकदम आइसोलेट करके रखना है इसको, तो उस इन्वायरमेंट में रखना है इसको। तो दिस स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग। दिस इज कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब अगर टू कोर टेक्निक कोई पूछे बायोटेक्नोलॉजी का, तो दो कोर टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस में स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है, कंटामिनेशन उसको बचाना है। मतलब दिस इज द प्रोसेस टू ग्रो ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। केवल डिजायर्ड माइक्रोब्स ही ग्रो होना चाहिए और कोई दूसरा चीज ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ड्रग्स, ये सब डेवलप करने के लिए। अब मान लीजिए अभी कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस जो भी एनालॉग्स या जो भी मॉलिक्यूलर एनालॉग्स या जो भी सेल्स या जो भी डीएनए वो सब लिया है, तो वही होना चाहिए उस टेस्ट ट्यूब में। कुछ ऐसी वैसी चीजें उसमें आकर ना मिले, नहीं तो जो कोविड वैक्सीन है वो कंटामिनेट हो जाएगा, तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कोविड वैक्सीन बन रहा है वो इसी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ओनली। बायोलॉजी का यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी? कोविड वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीनेशन। तो दिस इज टू कोर टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दो कोर टेक्नोलॉजी है, क्या क्या है, सॉरी कोर टेक्निक्स है, क्या क्या है? फर्स्ट वन इज second one, yes, first one genetic engineering, development of recombinant DNA, ठीक है। सेकंड वन केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? आइए देखिए, उसके बाद है कि फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो है मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली, मतलब जीन मैनिपुलेशन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं, लेकिन हम अभी जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल से तो ये हो सकता है कि 4 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपका यही है ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। ये करते ही नहीं करें, जैसे आप ल्यूसीफेरिन आपने आइडेंटिफाई किया ना, हाँ ये डिजायरेबल जीन है मेरा, इस जीन को ही उसमें डालना है, तो दिस इज योर डिजायरेबल जीन। तो फर्स्ट सच काइंड ऑफ जीन शुड बी आइडेंटिफाइड। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब आप डिजायरेबल जीन डेवलप कर लिए, तो सेकंड स्टेप आपका आएगा कि उसको उसका क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है उसका। अब कैसे बनाएंगे? आई विल टेल यू। जैसे आपने उस फायरफ्लाई का ये जीन है, कौन? ये जीन वो जीन है जो ल्यूसीफेरिन बनाता है, ठीक है, लूसीफेरिन बनाता है। और उस जीन को क्या किया आपने? फर्स्ट आप उस जीन को कट किया, और एक हम ई कोलाई बैक्टीरिया में एक डीएनए है, प्लाज्मिड कहते हैं उसको, ठीक है, आप पढ़ेंगे अभी हम बाद में। एक ये वाला जीन है। तो ये दो जीन आपने इसको इसलिए लिया क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस प्लाज्मिड इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब काम क्या होता है? आप जब पढ़ते होंगे क्लास 9th वगैरह में या 11th में वेक्टर पढ़े होंगे ना। वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि वेक्टर फॉर मलेरिया कौन है? मलेरिया डिजीज, वेक्टर फॉर मॉस्किटो, यस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो वो क्या है? कैरियर है।
तो उसी तरह से जो कैरियर है, व्हीकल बोल सकते हैं, व्हीकल मतलब दैट कैरीज द मलेरिया पैरासाइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम मॉस्किटो टू पर्सन, तो वो कैरियर है। तो कैरियर का काम होता है उसको कैरी करना, तो इसको हम, ये है वेक्टर, यहाँ भी इसका भी काम जो होता है वेक्टर का, वो कैरी करना होता है, मतलब ये व्हीकल का रूप में काम होता है, जैसे प्लाज्मिड है ये। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कट मारेंगे, कट मारेंगे, इसको भी मारा कट और इसको भी कट मार दिया। अब बताइए कट मारने के लिए हमारे पास क्या होता है, सीजर्स। डीएनए को कट मार रहे हैं, इसके लिए क्या सीजर चाहिए, सीजर का नाम भी होता है ना, यस टेल मी। यस, वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो उससे कट मारा। तो ये देखिए अब कैसा हो, कट मारने के बाद ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये आपका डिजायर्ड जीन है और ये आपका डिजायर्ड है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, जो आपको इकोलाई बैक्टीरिया से मिला है। इस दोनों को आइसोलेट करके और दोनों को कट मार दिया। कट मारने के बाद आप ये दोनों को क्या करेंगे, देखिए ये प्लेस यहाँ पर, ये वाला जो होगा, ये वाला जीन, ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इस तरह से अब दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये प्लस खाली हो गया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब। और ये जो डीएनए है यहाँ पर, ये आपका वही डिजायर्ड पार्ट है, ये जो आपको चाहिए, मतलब दैट इट इज द दैट पर्टिकुलर जीन व्हिच प्रोड्यूसेस लूसीफेरेज एंजाइम एंड प्रोड्यूसेस लूसीफेरिन। तो उस डीएनए को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया लाइगेज एंजाइम से। अब इसमें क्या है आपके पास, ये वाला आपका क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए है ना, दिस वन इज प्लाज्मिड डीएनए और दिस इज योर डिजायर्ड डीएनए, मतलब ये दिस डीएनए कैन आल्सो बी कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए, मतलब बाहर से अपने लाया डीएनए, और दिस इज योर प्लाज्मिड डीएनए। तो अब ये दोनों जब ये मिक्स हो गए, दोनों को जब मिला दिया, इसी को हम कहेंगे, तो दिस इज प्योर डीएनए और दिस इज रिकॉम्बिनेंट। तो इसी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी टू डेवलप रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को आप यहाँ जो ई कोलाई बैक्टीरिया आपने रखा था, लिया था ना ई कोलाई बैक्टीरिया, उस ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, उस ई कोलाई बैक्टीरिया में, मान लीजिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। दिस प्लाज्मिड डीएनए जो है ना, वो उसका मेन डीएनए नहीं होता है, ये इसके न्यूक्लियस का डीएनए अलग है, और प्लाज्मिड डीएनए जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब वो उस क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, है ना, जो न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमोसोम, उसका पार्ट नहीं है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, इस डीएनए, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ डाल दिया, कलर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, कौन है, इसको यहाँ डाल दिया। अब ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, डालने के बाद अब क्या है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया में ये ग्रो होगा, और आपको पता है कि यहाँ पर ये जाकर के अटैच होगा, फिर इसको फील होगा क्या, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को फील होगा कि ये हमारा ही डीएनए, क्योंकि उस मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है, प्लाज्मिड का पार्ट है ना, थोड़ा सा पार्ट आपका फॉरेन डीएनए है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि, इसको फील होने लगेगा कि ये हमारा डीएनए ही है, तो ये विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, या रेप्लिकेट होगा। तो रेप्लिकेशन होगा तो 1 से 2 डीएनए बनेगा, फिर इसका मतलब कि बहुत सारे कॉपीज बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब उसका क्लोनिंग हो जाएगा, जो आपका ये डिजायर्ड डीएनए था इसकी क्लोनिंग होगी, इसकी सेवरल कॉपीज बन जाएगी। और अब आपको पता है कि बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स पे वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है कि नहीं, होगा ना, तो बहुत सारे इसकी कॉपीज तैयार हो जाएगा, बहुत सारे, थोड़े ही दिनों में या थोड़े समय में, और दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो अब उस डिजायर्ड जीन का क्लोनिंग हो गया उसके अंदर। अब जब ये क्लोनिंग होगा, बहुत सारे जीन आपने प्रोड्यूस कर दिया, और ये जीन जो ये जो डिजायर्ड जीन का सेवरल कॉपी आपने बना लिया है, एंड दिस जीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द
होस्ट सेल, जो सुटेबल होस्ट है, जैसे कि वो प्लांट था ना, होस्ट सेल में उस जीन को ट्रांसफर कर देंगे और वो होस्ट जो है इसी की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। तो दिस इज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, इज इट क्लियर? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि फर्स्ट मेन टेक्नोलॉजी क्या है आपका इसके अंदर, टू डेवलप डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर है? और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल करके उसकी सेवरल कॉपीज तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग बाय यूजिंग वेक्टर। वो प्लाज्मिड को यूज किया गया वहां तक ये करने के लिए। तो क्लोनिंग के बाद उसको फिर डिजायर्ड होस्ट, आपका जो सुटेबल होस्ट है जिसके में आपको डालना है, वो सुटेबल होस्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया। दिस इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। अब ये जीन का ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है? इज क्लियर? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइए आप इसमें देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले बनाने वाला व्यक्ति कौन था पता है? In 1972, Stanley Cohen and Herbert Boyer, Cohen and Boyer, simply you can learn Cohen and Boyer first constructed recombinant DNA. स्टेप्स क्या लिया उसने? सेम स्टेप जो हमने लिया था, बट उसका जो बैक्टीरिया था वो डिफरेंट था। उन्हें क्या यूज किया था? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम वी जरूरत नहीं है, बात करेंगे साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। दिस साल्मोनेला टाइफ्यूरियम उसने ये बैक्टीरिया लिया था, इसका प्लाज्मिड लिया था। हमने यहाँ किसका प्लाज्मिड लिया था? हियर इन दिस जो हम लोग डिस्कस किए अभी, किसका प्लाज्मिड लेके डिस्कस किए थे हम लोगों ने? ई कोलाई बैक्टीरिया, E. coli. Yes, but these two scientists took the plasmid of Salmonella typhimurium का, और उसके प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, जो क्रोमोजोमल मेन क्रोमोजोम का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट है, और दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर। और इसमें इसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है, और ये मतलब ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है, तो इसके साथ जो अटैच हुआ है उसको भी रेप्लिकेट कर सकता है ना? इसीलिए इसको वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। और डिजायर्ड डीएनए वाज कट, जो डिजायर्ड डीएनए है उसको कट किया एट स्पेसिफिक लोकेशंस बाय रिस्ट्रक्शन एंजाइम, और कट करने के बाद उसको लिंक कर दिया किससे? प्लाज्मिड डीएनए से। एंड जो हमने किया था अभी, और जब प्लाज्मिड डीएनए से कट डीएनए को लिंक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम आरडीएनए, नहीं, दिस विल बिकम आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ई कोलाई में। ई कोलाई में क्यों ट्रांसफर किया? फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन, मतलब जीन क्लोनिंग के लिए। और क्लोनिंग वहां हो गया, क्लोनिंग के बाद आपको सुटेबल होस्ट में डाल दी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो कोहेन एंड बॉयर यूज्ड साल्मोनेला टाइफ्यूरियम का प्लाज्मिड, he developed a recombinant DNA. They were the first people, ठीक है? तो कल हम कल आज